Hello everyone, welcome in our YouTube channel named Professor Sukhdev. Today in this lecture we will discuss on the short answer type questions of BA second 4th SEM unit 1st and 2nd. In this lecture we will discuss on the social problems, anomy, Durkheim's theory of anomy, crimes theory of differential association, labeling crime theory, inequality. In this subtopics inequality, we will discuss on caste, gender and class, ethnicity, communalism and minorities. Then let's start with the first question. सामाजिक समस्या किसे कहते हैं? व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम? देखिए, समाज के अंदर दो तरह के तत्व होते हैं, एक समाज के संगठनात्मक और एक विघटनात्मक। एक ऐसा कार्य होता है जो समाज में एकता संगठन पैदा करता है और एक ऐसा कार्य होता है जो समाज में विघटन या तोड़ने का काम करता है। जो कार्य समाज को तोड़ने का या विघटन पैदा काम करने का कार्य करता है वही कार्य सामाजिक समस्या कहलाता है। इसका मतलब सामाजिक समस्या समाज द्वारा स्वीकृत और निर्धारित सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के उल्लंघन की वह दशा है जिससे व्यक्तिगत, सामाजिक व पारिवारिक विघटन का खतरा बढ़ जाता है। सामाजिक समस्या का उद्गम व्यक्ति से होता है। कोई भी सामाजिक समस्या उसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हुई है और जब ज़्यादातर समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा तो ही वो सामाजिक समस्या का उसने रूप धारण किया। जैसे मान लीजिए आत्महत्या है, तो आत्महत्या शुरुआत में किसी एक व्यक्ति ने की होगी, धीरे धीरे वो प्रचलन बढ़ा और समाज के अंदर वो बुरी तरह से फैल गई तो वो एक सामाजिक समस्या बन गई। और सामाजिक समस्या का जन चेतना और सामूहिक प्रयास के द्वारा समाधान भी किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है। तो सामाजिक समस्या क्या होगी? सामाजिक मूल्यों और कानूनों का उल्लंघन करने वाला व्यवहार सामाजिक समस्या कहलाता है। सामाजिक समस्या की विशेषताएं जैसे ऊपर हमने मीनिंग बताया, इसी के अकॉर्डिंग इसकी विशेषताएं हैं। सामाजिक समस्या का उद्गम व्यक्ति से होता है, अभी हमने बताया। यह विघटन के सभी स्वरूपों कौन से? इसमें व्यक्तिगत विघटन भी हो सकता है जैसे आत्महत्या में होता है, सामाजिक विघटन भी हो सकता है जैसे चोरी के कारण पूरे समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक विघटन भी हो सकता है, इसके परिवार का विघटन भी हो सकता है जैसे तलाक है, तलाक में परिवार का विघटन हो जाता है। तो ये सभी स्वरूपों में से संबंधित होती है। इसमें सामूहिक प्रयास और जन चेतना के द्वारा सुधार की भी गुंजाइश रहती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके पश्चात सामाजिक समस्याओं के नाम बताइए। कुछ एक सामाजिक समस्याओं के स्वरूपों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, अपराध, नशाखोरी, तलाक, भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या और महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी आदि। इस तरह के आप जितने भी आपके नाम ध्यान में आप ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। नियमहीनता या नियम शून्यता की अवधारणा किसकी है? देखिए, इमाइल दुर्खिम जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे और अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया। द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने एनोमी या नियम शून्यता या नियमहीनता या आदर्शहीनता की अवधारणा का वर्णन किया। नियमहीनता का अर्थ होता है सामाजिक नियमों का न रहना या सामाजिक नियमों का टूट जाना। विसंगति, इसे विसंगति भी कहते हैं। विसंगति या नियमहीनता से आप क्या समझते हैं? देखिए, व्यक्ति एक सामाजिक संरचना का अंग है, मतलब एक समाज का अंग है और समाज का व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। बुरे प्रभाव से व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो समाज विरोधी या विचलित व्यवहार करने लगता है और यही स्थिति विसंगति कहलाती है। विसंगति की चरम अवस्था आत्महत्या है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि समाज के नियम है, समाज के नियमों के विरुद्ध व्यक्ति काम करना शुरू कर देगा तो वो विसंगति कहलाएगी। विसंगति की विशेषता क्या है? सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, मतलब सामाजिक नियम या मूल्य है उनकी व्यक्ति ने अवहेलना करनी शुरू की और अवहेलना के पश्चात व्यक्ति असामान्य व्यवहार करेगा, विचलित व्यवहार वो करेगा। लोगों के व्यवहार में अनिश्चितता, वहाँ पर निश्चितता नहीं रहती क्योंकि सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं तो निश्चितता रहेगी। और जब कोई मूल्य ही नहीं है, नियम नहीं है, तो व्यवहार के अंदर भी निश्चितता नहीं रहेगी और विसंगति है, इसकी चरम अवस्था आत्महत्या होती है। डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर में विसंगति का सिद्धांत दिया था। तो डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक है, इसके लेखक कौन हुए? इसके लेखक हुए इमाइल दुर्खिम जो कि अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। अपराध से संबंधित विभिन्न संपर्क सिद्धांत किसका है? डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी क्राइम की, ये सदरलैंड की है। देखिए, इससे पहले ही एक धारणा प्रचलित थी कि अपराधी पैदा होते हैं
या अपराधी जन्मजात होते हैं, परंतु सदरलैंड ने अपना सिद्धांत के अंदर इस अवधारणा को बदला और उन्होंने कहा कि अपराधी पैदा नहीं होते हैं बल्कि अपराधियों को बनाया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। कि एक व्यक्ति है वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, जब अपराधियों के संपर्क में आता है तो वो अपराधी बन जाता है, और इसे ही कहा गया है विभिन्न संपर्क क्रिया। मतलब इसमें एक तो व्यक्ति अपराधियों के संपर्क में आएगा और दूसरा उनके साथ अंतः क्रिया करेगा और वो अपराधी बन जाएगा। तो सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 में विभिन्न संपर्क का सिद्धांत दिया। डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी क्यों कहा गया? डिफरेंट का मतलब अलग अलग, एसोसिएशन संपर्क में आएगा, थ्योरी सिद्धांत। तो जब व्यक्ति विभिन्न, अब देखिए कब आएगा अलग अलग लोगों के संपर्क में? लोगों के संपर्क में आने से अपराधी नहीं बनेगा, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों के संपर्क में आने पर वो अपराधी बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो ये सदरलैंड की है। विभिन्न संपर्क का सिद्धांत के अपराध का विभिन्न संपर्क का सिद्धांत किसका है? सदरलैंड का है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अपराध का चरित्र सामाजिक निधि है, वंशानुक्रमण जैविकीय निधि है। ये शब्द किसने दिए? सदरलैंड ने ही कहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अपराध है वो समाज के द्वारा फैलाया जाता है, अपराधी है वो समाज के द्वारा पैदा होते हैं, वंशानुक्रम नहीं होते, जन्मजात नहीं होते। जन्मजात तो केवल जैविकीय विधि है, अपराधी जन्मजात होते हैं। क्रिमिनल आर बॉर्न, ये बात किसने कही? ये लोम्ब्रेसो ने कही। लोम्ब्रेसो ने क्या कहा कि अपराधी है वो जन्मजात होते हैं, इसका मतलब वो जेनेटिक होते हैं, वो वंशानुक्रम होते हैं। आगे चलते हैं हम आगे। अपराध के क्षेत्र में प्रारूपवादी संप्रदाय टाइपोलॉजिकल स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो लोम्ब्रांसो थे, और लोम्ब्रांसो ने क्या माना कि अपराधी है वो पैदा होते हैं। सदरलैंड के विभिन्न संपर्क सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अब देखिएगा, मनुष्य अपने जीवन में अनेक सामाजिक परिस्थितियों का सामना करता है। एक व्यक्ति है, समाज के अंदर रहता है, तो उसे समाज में अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी वो विकट परिस्थितियों में भी आता है तो कभी वो अच्छी परिस्थितियों में भी आता है। परंतु जब व्यक्ति विकट परिस्थितियों में आता है तो कुछ व्यक्ति इन परिस्थितियों पर आसानी से पार पा जाते हैं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से, अपनी अच्छी संगति के माध्यम से। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो हालात के कारण, इन विकट परिस्थितियों के कारण वो अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, उनसे अंतःक्रिया करते हैं और अपराधी बन जाते हैं। यही सदरलैंड का विभिन्न संपर्क का सिद्धांत है। तो विभिन्न संपर्क का सिद्धांत क्या है? भी व्यक्ति के जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती हैं। जब बुरी परिस्थितियां आती है तो कुछ व्यक्ति तो अच्छी संगति के कारण, अच्छे परिवार के कारण, अच्छे संस्कारों के कारण उन पर काबू पा जाते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति वो बुरी संगत वाले या अपराधी प्रवृत्ति वाले के लोगों के संपर्क में आएंगे, उनसे अंतःक्रिया करेंगे और अपराधी बन जाएंगे। तो यही सदरलैंड का विभिन्न संपर्क का सिद्धांत है। विभिन्न संपर्क के सिद्धांत की उपस्थापनाएं क्या है? अपराधी व्यवहार सीखा जाता है, मतलब जन्मजात नहीं होता, ये संपर्क में आकर, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों के संपर्क में आकर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। अपराधी व्यवहार घनिष्ठ प्राथमिक समूहों में सीखा जाता है। मतलब वो प्राथमिक समूह क्यों होंगे? क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, छोटा आकार होता है और वहाँ पर संबंधों की घनिष्ठता होती है। अपराधी व्यवहार अपराधी लोगों के संपर्क में आने से कैसे सीखेंगे? अपराधी लोगों के व्यवहार में आकर सीखेंगे। और वो अपराधी लोग होंगे कौन? घनिष्ठ समूह वाले या फिर प्राथमिक समूह वाले व्यक्ति होंगे। अपराधी व्यवहार भी अन्य सामाजिक प्रक्रिया, अपराधी व्यवहार है वो भी एक सामाजिक प्रक्रिया ही है, अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं की तरह। चिन्हीकरण का सिद्धांत क्या है? चिन्हीकरण क्या है? चिन्हीकरण अंग्रेजी भाषा के लेबलिंग का हिंदी रूपांतरण है। लेबलिंग का अर्थ क्या होता है? लेबलिंग का अर्थ होगा, लेबलिंग अंग्रेजी भाषा का लेबलिंग है, वो अंग्रेजी भाषा के लेबल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह, ठप्पा, सील, मोहर या पहचान। कोई भी आप इनमें से लिख सकते हैं। ठप्पा लगा देना, सील लगा देना, मोहर लगा देना, पहचान बना देना, यह एक ऐसा ठप्पा या चिन्ह होता है जो समाज द्वारा व्यक्ति पर चिपका दिया जाता है। जैसे भगोड़ा, चोर, नशेड़ी, पागल आदि। बाद में व्यक्ति समाज की इसी पहचान या ठप्पे के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देता है, यही चिन्हीकरण है। देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, उसने चोरी की, चॉकलेट चुराई, तो वो अपराधी नहीं बनेगा। हालांकि उसने चोरी की है, उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा। परंतु यदि लोगों उसके दोस्तों ने, परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने उसको चोर का ठप्पा लगा दिया, भी ये चोर है, तो फिर वो अपराधी बनेगा।
क्योंकि वो फिर लोगों की जैसे ठप्पा लगाया, जैसे उसकी पहचान बनी है उन्हीं के अनुसार वो व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो इसी को कहा गया चिन्हीकरण या ठप्पा सिद्धांत या लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम। जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर कई बच्चों को ये कहते हैं भी आप बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो उसी के अनुसार बनने की कोशिश करेंगे भी मेरा जो जो पहचान है वो पहचान मेरी बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा यदि उसको ये कह दें सभी तो नालायक है, किसी काम का नहीं है, या उसको मतलब निरुत्साहित करें, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो वैसा ही बनने की कोशिश करेगा जैसा उस पर ठप्पा लगाया गया है। तो ये लेबलिंग थ्योरी है अपराध की। सोशोलॉजी ऑफ डेविएंसीज किसकी है, ये डॉक्टर सुशील चंद्र की है। इन्होंने इस पुस्तक में अपने अपराध से संबंधित परिणाम और सिद्धांतों का वर्णन किया था। आउटसाइडर 1963 पुस्तक इसकी रॉबर्ट ए बेकर की है। रॉबर्ट ए बेकर ने अपनी इस आउटसाइडर पुस्तक में चिह्नीकरण के सिद्धांत का वर्णन किया था। इसके पश्चात हम देखते हैं आगे, चिह्नीकरण सिद्धांत के जनक कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लेबलिंग थ्योरी। तो एडविन लैमर्ट wrote a book named Social Pathology 1951 and in this book he explained the theory of labeling। जो चिह्नीकरण के सिद्धांत के जनक है वो एडविन लैमर्ट है। एडविन लैमर्ट ने सोशल पैथोलॉजी पुस्तक लिखी 1951 में। उस पुस्तक में उन्होंने चिह्नीकरण का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन और भी बनता है कि सोशल पैथोलॉजी बुक है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर कौन है, एडविन लैमर्ट। और चिह्नीकरण का सिद्धांत है, इसके जनक कौन है, एडविन लैमर्ट। इसके पश्चात बेकर है। बेकर ने अभी हमने बताया आउटसाइडर पुस्तक लिखी थी 1963 में। उन्होंने चिह्नीकरण का जो लैमर्ट का सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या कहा, बेकर के चिह्नीकरण के सिद्धांत को समझाइए। बेकर के अनुसार समाज व्यक्तियों के लिए कुछ नियम बनाता है तथा यही नियम अपराधों के कारण बनते हैं। कैसे, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं वे सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते, कुछ एक व्यक्तियों पर लागू होते हैं, और तथा इन व्यक्तियों को बाहरी व्यक्ति का ठप्पा लगा दिया जाता है। जिन व्यक्तियों पर लागू होते हैं उनको क्या कहेंगे, ये बाहरी व्यक्ति है। इस तरह से अपराध मानव व्यवहार का गुण न होकर नियमों को लागू किए जाने का परिणाम होता है। जैसे एक व्यक्ति कोई बाहर अपने राज्य के अंदर कोई बाहर से आया, जैसे मान लीजिए बिहार से आया, तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदी लगा देंगे भी ये अपराधी प्रवृत्ति का ये वो इस तरह के कहकर, और उससे गैप रखेंगे, दूरी रखेंगे। जबकि हम खुद दूसरे लोगों पर ऐसा नियम नहीं लगा रहे हैं। उन पर क्यों लगाया, क्योंकि वो बाहरी है और बाहरी का ठप्पा लगा दिया। फिर वो जैसी उसकी पहचान हो उसी के अनुसार वो व्यवहार कर सकता है और इस तरह से अपराधी बन सकता है। कास्टा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो कास्टा पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म या भेद। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं। अब सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामाजिक वर्ग लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसके कार्य, स्थितियाँ और विशेषता समान होती है, जिसके कारण वे समाज के अन्य समूहों से अलग दिखते हैं, जैसे छात्र वर्ग और किसान वर्ग। अब इनके कार्य अलग अलग कैसे हैं देखिएगा, इसके अंदर हम करते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं तो उनके कार्य भी अलग होंगे, पढ़ाई का काम होगा। स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति भी स्टूडेंट्स की लगभग एक सी मिलेगी, और उनकी जो समाज के अंदर पहचान है वो भी एक ही जैसी है। तो इसके कारण वो दूसरों से अलग दिखते हैं। जैसे छात्र वर्ग है, किसान वर्ग है, तो छात्र वर्ग दूर से पहचान में आ जाएंगे, बुक्स होगी, पढ़ाई का उनका उद्देश्य होगा। और किसान वर्ग है तो ये भी अपने पहनावे के कारण भी पहचान में आ जाएंगे, कार्य के कारण पहचान में आ जाएंगे, और सभी किसानों की विशेषताएं लगभग एक जैसी होती है। तो सामाजिक वर्ग लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसके कार्य, स्थितियाँ और विशेषताएं समान होती है। वर्ग को परिभाषित कीजिए। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है, सामाजिक वर्ग एक समूह का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग दिखता है। इसका मतलब अपनी स्थिति के आधार पर, जैसे स्टूडेंट्स की सामाजिक स्थिति अलग है, किसानों की सामाजिक स्थिति अलग है, कर्मचारियों की सामाजिक स्थिति अलग है, व्यवसाय या व्यापारियों की सामाजिक स्थिति अलग है, तो अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वो अन्य समूह से अलग दिखता है। और सामाजिक वर्ग की विशेषताएं, इसमें उच्च नीच की भावना पाई जाती है। व्यक्ति को पता होता है भी हमारा जो वर्ग है वो ऊंचा है या नीचा है। वर्ग चेतना, वो अपने हितों के प्रति जागरूक होते हैं। वर्ग में जन्म का कोई महत्व नहीं होता, इसमें योग्यता का महत्व होता है। कुशलता के कारण, योग्यता के कारण व्यक्ति अपना वर्ग है वो परिवर्तित भी कर सकता है। जैसे आज विद्यार्थी वर्ग है तो वो मेहनत करके कर्मचारी वर्ग में भी जा सकता है, वो मेहनत करके राजनीतिक वर्ग में भी जा सकता है, कुछ नहीं करेगा तो किसान वर्ग में भी जा सकता है।
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वर्ग है उसमें जन्म का महत्व नहीं है, उसमें किसका महत्व है, उसमें योग्यता का महत्व है। वर्ग के अंदर भी उपवर्ग होते हैं, जैसे धनी वर्ग है उसके अंदर अरबपति वर्ग, करोड़पति वर्ग, लखपति वर्ग। छात्र वर्ग है तो उसके अंदर भी उपवर्ग मिलेंगे, जैसे क्लास संकाय के विद्यार्थी, स्कूल स्तर के विद्यार्थी, महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थी, मतलब इसमें उपवर्ग होते हैं। वर्ग निर्माण के आधार कौन कौन से हैं? शिक्षा, तो कौन कौन से वर्ग बने शिक्षा के आधार पर? शिक्षित और अशिक्षित। लिंग, लिंग के आधार पर कौन कौन से वर्ग बने? महिला और पुरुष। धर्म के आधार पर आस्तिक और नास्तिक, अमीर और गरीब। तो इसके आधार पर ये जो वर्ग निर्माण के हमने यहाँ पर आधार लिखे हैं। भारतीय गांव में सामाजिक वर्गों को बताएं तो भारतीय गांव की बात करें तो वहाँ पर 3 वर्ग होते हैं, मालिक या साहूकार वर्ग। ये वो वर्ग होते हैं जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है, पूंजी भी ज़्यादा है इनके पास, और ये कृषि कार्यों को अपनी प्रभाव के कारण प्रभावित भी करते हैं क्योंकि इनके पास जानकारी भी होती है। ये अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को ज़मीन या पर तो किराए पर देंगे या फिर दिहाड़ी पर अपनी ज़मीन पर खेती करवाएंगे। कृषक वर्ग है, ये मध्यम वर्ग कहलाता है ग्रामीण क्षेत्र में। यह अपनी ज़मीन पर खुद काम करता है, खुद की इसकी ज़मीन होती है और उस ज़मीन से इसका गुजारा चल जाता है, और यह अपनी ज़मीन पर स्वयं काम करता है और काम अधिक होने पर यह मजदूर वर्ग से भी काम करवा लेते हैं। भूमिहीन कृषक या मजदूर वर्ग, ये भारतीय गांव में सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। इनके पास ज़मीन नहीं होती है और इनकी आय का साधन या आमदनी का साधन है वो उनकी खुद की मेहनत, परिश्रम या श्रम होती है। यह कृषक वर्ग और मालिक या साहूकार वर्ग के लिए कार्य करता है और अपनी आजीविका का अर्जन करता है। भारतीय नगरों में सामाजिक वर्ग को समझाएं तो भारतीय नगरों में सामाजिक वर्ग 3 है। उच्च वर्ग, जिसमें जो सैनिक वर्ग के लोग आ गए या कर्मचारी वर्ग के लोग आ गए, राजनीतिक वर्ग आ गए, धनाढ्य लोग इसके अंदर हो गए, व्यवसायी वर्ग हो गए। मध्यम वर्ग है, इसके अंदर कर्मचारी वर्ग आ गए, और निम्न वर्ग के अंदर आ गए श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। आगे चलते हैं। जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, हु सेड? मजूमदार एंड मदान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। जाति को परिभाषित कीजिए तो आप लिख सकते हैं जाति एक बंद वर्ग है, ये बात मजूमदार और मदान ने कही है। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक GS घुरिये हैं। इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, GS घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई है? 6। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? GS घुरिये है। जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। समाज का खंडनात्मक विभाजन, संस्तरण का मतलब ऊंच नीच के आधार पर वर्गीकरण, भोजन व सेवा संबंधी प्रतिबंध, सामाजिक व धार्मिक नियोग्यताएं व विशेषाधिकार, नियोग्यताओं का मतलब पाबंदियां, व्यवसाय चयन पर प्रतिबंध और विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये GS घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई है। जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो समाज में व्यक्ति की परिस्थिति, कार्यों, नियोग्यताओं व विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है। भी जाति के आधार पर पता चलता है कि व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कैसी है। उच्च जाति में तो ऊंची है, निम्न जाति में तो निम्न है। जाति के आधार पर पता चलेगा भी कौन सा कार्य करेगा। वो बढ़ई का काम करेगा, घड़े बनाने का काम करेगा, बाल बनाने का काम करेगा, वो जाति के आधार पर तय होता है। नियोग्यताएं, क्या क्या पाबंदियां हैं उन पर, कहाँ पर वो जा सकता है, कहाँ खाना खा सकता है, कहाँ पर शादी कर सकता है, किन के साथ वो सामाजिक संबंध बना सकता है, और क्या क्या विशेषाधिकार है, इन सब का निर्धारण जाति के द्वारा किया जाता है। जाति क्या है? जाति जन्म पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक संपर्क आदि से संबंधित नियम को मानने के लिए निर्देशित करता है। जाति व्यवस्था के प्रमुख कार्य, तो जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। जाति के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण होता है। जाति व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और श्रम विभाजन का भी आधार है, क्योंकि इसी के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया। ब्राह्मण क्या काम करेंगे, शूद्र क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, सब कार्यों का विभाजन इसी के आधार पर किया गया है। जाति व्यवस्था के दोष बताइए। निम्न जातियों का शोषण इसमें होता है, उन पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम वो करते हैं, लेकिन उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, वो कम मिलती है। अलोकतांत्रिक है जाति व्यवस्था, क्योंकि यह असमानता को बढ़ावा देती है। उच्च जाति और निम्न जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि लोकतंत्र के अंदर सभी को समान समझा जाता है। व्यावसायिक गतिशीलता में बाधक, क्योंकि व्यवसाय है वो जाति के आधार पर निर्धारित कर दिए। व्यक्ति जाति से बाहर व्यवसाय नहीं कर सकता, उसकी योग्यता, रुचि का कोई महत्व नहीं है। तो इसके कारण जाति व्यवस्था में के
कारण व्यावसायिक गतिशीलता में भी बाधा आई है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, क्योंकि जाति के आधार पर समाज अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जाति व्यवस्था के समकालीन परिवर्तनों को समझें। आजकल क्या परिवर्तन हुए हैं? तो ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले जो ब्राह्मणों की उच्च स्थिति थी वो वैसी नहीं रही, क्योंकि अब जाति का महत्व या जन्म का महत्व न रहकर योग्यता का महत्व हुआ है। आज एक योग्य व्यक्ति, निम्न जाति का व्यक्ति भी उच्च पद पर यदि पहुंच जाता है तो उसकी सामाजिक परिस्थिति उच्च हो जाती है। हरिजनों की स्थिति में सुधार हुआ है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रावधान किए हैं, आरक्षण की व्यवस्था की है, जिससे हरिजनों की स्थिति में और इनकी शिक्षा दर बढ़ने के कारण, शिक्षित होने के कारण, अपने हकों और अधिकारों के प्रति जागरूक होने के कारण हरिजनों की स्थिति में सुधार हुआ है। व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता मिली है। व्यक्ति योग्यता कुशलता के आधार पर कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसमें जाति के आधार पर व्यवसाय की बाध्यता नहीं है। विवाह में परिवर्तन आया है। अब प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है, जातीय बंधन कम हो रहे हैं। इसके पश्चात आगे जातिवाद क्या है? अपनी जाति के प्रति निष्ठा भाव रखना ही जातिवाद है। तो अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भाव रखते हुए दूसरी जाति के हितों को दांव पर लगाकर अपनी जाति को आगे बढ़ाने की कोशिश करना जातिवाद कहलाता है। इसके पश्चात आगे अस्पृश्यता क्या है? देखिए, जाति को आधार मानकर उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, और जब इन जातियों के स्पर्श मात्र से अपने आप को अपवित्र समझ, उच्च जाति के लोग इन निम्न जातियों के स्पर्श मात्र से अपने आप को अपवित्र समझते हैं, यही अस्पृश्यता या छुआछूत कहलाता है। अस्पृश्यता का मतलब स्पर्श नहीं करना, और स्पर्श कर लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक भेदभाव कहलाता है। जैसे लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष दो भागों में समाज को बांट दिया, और उनके आधार पर एक वर्ग को विशेष सुविधाएं देना और दूसरे वर्ग को उन सुविधाओं से वंचित करना लैंगिक भेदभाव कहलाता है। तो लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक जैविकीय तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी भी तरह की असमानता, जैसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जोड़ दी जाए तो यह सामाजिक तथ्य बन जाता है, जिसे लैंगिक सत्रीकरण या असमानता कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया है। शक्तिशाली बनाने का मतलब पहलवानी करवाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और उन्हें स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं को अबला से सबला बनाने के प्रयास किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण महिलाओं को मजबूत, सशक्त बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। उपकरण कौन से? सुविधाएं, जिससे उनमें आत्मविश्वास का संचार हो सके भी वो स्वयं ये काम कर सकती हैं। वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेकर जीवन को स्वयं निर्देशित व नियंत्रित करके उन्नति कर सके। मतलब उनको वो सुविधाएं प्रदान करना, वो उपकरण उपलब्ध करवाना जो उनमें आत्मविश्वास का संचार कर सके, और उन्हीं के कारण वो निर्णय लेने की क्षमता का उनके विकास हो और अपने जीवन को वो स्वयं नियमित और निर्देशित कर सके। इसके अंतर्गत उन्हें सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा व प्रजनन के अधिकार आदि तत्व शामिल किए जाते हैं। नरी जातिकता क्या है? इथेनिसिटी क्या है? जब नरी जातिक समूह की विशेषताओं को सामाजिक भेदभाव का आधार मानकर दूसरे समूह के साथ गैर बराबरी का जैसा बर्ताव, उत्पीड़न या शोषण किया जाता है, तब उसे नरी जातिकता कहलाती है। मतलब एक समूह जाति है, दो जातियाँ, एक जाति के लोग अपने को श्रेष्ठ समझकर दूसरी जाति का उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो वो नरी जातिकता कहलाती है। नरी जातिकता संघर्ष, अब जब इस तरह से दो अलग अलग वर्गों में बंट गया, समूह में बंट गया, और वो समूह उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उनमें संघर्ष क्या है? नरी जातिक संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है? अफवाहें फैलाना। यदि अफवाह फैल जाए, जैसे हिंदू और मुस्लिम हैं, उनके बीच में यदि एक दूसरे के बारे में कोई गलत अफवाह फैला दें, तो फिर उससे उनमें संघर्ष हो सकते हैं। दूसरे समुदाय के प्रति संदेह की भावना, सदैव एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति संदेह की भावना यदि रखेगा तो भी उनमें संघर्ष पैदा
होगा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना। कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ धार्मिक नेताओं के द्वारा लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर भी नारी जातिक संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता धर्म से संबंधित है। जब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरे धर्म को हीन समझना और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना सांप्रदायिकता कहलाता है। जब एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय के घृणा या नफरत के कारण उसे हानि पहुंचाने की भावना से कार्य करता है तथा इसमें राष्ट्रीय हितों की भी उपेक्षा की जाती है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। मतलब धार्मिक हित पहले और राष्ट्रीय हित बाद में। सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नता। लोगों की सांस्कृतिक विभिन्नता अलग अलग है, उनकी रीति रिवाजें, परंपराएं, प्रथाएं वो सारे अलग अलग हैं। राजनीतिक नेताओं का भ्रष्ट आचरण। कुछ राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। धार्मिक नेताओं द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं या धार्मिक कट्टरता के आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है? आर्थिक विकास में बाधा, क्योंकि इसमें लड़ाई दंगे होंगे आपस में, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, दूसरे जो मनुष्य मैन पावर है उसका सदुपयोग भी नहीं हो पाएगा। मानवीय विकास में बाधा, इसमें लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपस में सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, आपसी एकता की भावना का विकास नहीं होगा, जिससे मानवीय गुण दया, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम वो गुण नहीं बन पाएंगे, तो मानवता के विकास है वो अवरुद्ध होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, क्योंकि इससे समाज धर्म के आधार पर अलग अलग विरोधी वर्गों में बंट जाता है, जो सदैव दूसरे वर्ग को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे आपस में सांप्रदायिक दंगे भी भड़कते रहते हैं। यह इस प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी खतरा है। सांप्रदायिकता निवारण हेतु सुझाव दीजिए। सख्त कानून होने चाहिए, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक नेता हो। यदि इस तरह से दंगे भड़काने या फिर किस तरह सांप्रदायिकता फैलाने का जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले तत्वों को या ऐसे दंगों को मीडिया को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लोगों में जन जागृति, जन चेतना पैदा करनी चाहिए, ताकि वो इन भ्रष्ट राजनेताओं और धार्मिक कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसकर दंगे फसाद न करें, आपसे भाईचारा खराब ना करें। राजनीतिक व धार्मिक इच्छा शक्ति, राजनीति में सुधार करना चाहिए। उन्हें वोट बैंक की राजनीति न करके मानवता या राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए। देश के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। इसी तरह से जो धार्मिक नेता है उनमें भी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भी धर्म का अर्थ मानवता की भलाई करना है, न कि मानवता की लड़ाई करवाना है। आगे चलते हैं हम। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा, जाति आदि की दृष्टि से बहुसंख्यक वर्ग से कम या भिन्न हो। मतलब किसी एक समूह की संख्या दूसरे समूह से कम है तो वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। इसका आधार धर्म भी हो सकता है, भाषा भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है। अर्थात किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होगा वो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे। देखिए, अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब कम, संख्यक का मतलब संख्या भी। ऐसा समूह जिसकी संख्या दूसरे समूह के मुकाबले में कम है तो वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। अब समूह का पता कैसे चलेगा भी ये पहला समूह ये दूसरा समूह है? तो वो धर्म के आधार पर हो सकते हैं अलग अलग समूह, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर डालिएगा, आउटसाइडर बुक्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियाँ धार्मिक अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदुओं को छोड़ दें क्योंकि हिंदुओं की जो जनसंख्या वो लगभग 80% है। उसके पश्चात अल्पसंख्यक मुस्लिम है, जैन है, पारसियन है, ईसाई है, तो वो क्या है? अल्पसंख्यक है। उनकी संख्या हिंदुओं के मुकाबले में कम है। भाषाई अल्पसंख्यक, यदि राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाएं बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक कहलाएंगे। इसी तरह से तमिलनाडु में तमिल या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों को छोड़कर अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जनजातीय अल्पसंख्यक, तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की है। वैधानिक अधिकार संपन्न राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? सीधा क्वेश्चन आ जाता है, अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 जनवरी 1978 लिखना था यहाँ पर, ये गलती से लिखा गया है 15 जनवरी 1978, 1978 कर लीजिएगा इसकी जगह। ओके, 15 जनवरी 1978। और इसका पुनर्गठन किया गया 21 जनवरी 2000 को इस आयोग का पुनर्गठन किया गया। 17 मई 1993 को इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इसीलिए इसे वैधानिक अधिकार संपन्न राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 17 मई 1993 को। इसमें एक अध्यक्ष होता है,
एक उपाध्यक्ष होता है और 5 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। अब किसी भी तरह के डाउट से हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।